क्लास कर सकते हो, टैली फर्स्ट क्लास कर सकते हो, या अकाउंटिंग वाले के लिए अकाउंटिंग बेसिक्स क्लास भी कर सकते हो। ये सबके लिए है, वो हर बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, बीकॉम्स में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या कोई टैली अकाउंटिंग का क्लासेस करे, सबके लिए बेसिक्स चीज़ है। क्योंकि अब पूछा जाए कि टैली होता क्या है, तो एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर अकाउंटिंग को मैनुअली से डिजिटल करते हैं। दो तरह के डाटा होते हैं, एक मैनुअल डाटा और एक डिजिटल डाटा, ठीक है। तो डिजिटल डाटा क्या होता है कि अगर आप किसी मैनुअल डाटा को कंप्यूटर में क्या कहते हैं डालते हैं, जैसे कि अगर आप लिखते हैं, जैसे कि नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े होंगे, तो कोई भी डायग्राम कुछ भी बनाए होंगे, तो पहले क्या हो, कागज़ पे, कॉपी पे देखे होंगे, तो वो जो डाटा था वो आपका मैनुअल डाटा था, लेकिन उसी को आपने कंप्यूटर पे बना के सेव कर दिया, तो क्या हो गया, आपका डिजिटल डाटा हो गया। तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या करें, टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, डिजिटल मैनुअल अकाउंटिंग को डिजिटल अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो टैली होता क्या है, टैली के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग में क्या बोला गया, व्हाट इज अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं। तो बोला गया है क्या, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर। बोला गया है क्या कि अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। कला का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, सजा के लिखना। कला का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सजा के रखना। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, आपको एक पैसा, आपको मान लेते हैं पापा ने 500 रुपया दिया पॉकेट खर्च दिया, और आप क्या किए, उसको कहीं पे खर्च कर दिया। जैसे ही आपका 500 खत्म हुआ तो आपके गार्जियन से आपने फिर से मांगा पैसा, तो गार्जियन आपके पूछेंगे ना जी कि तब 500 रुपया क्या किए, तो तुमको यादें नहीं है। खर्चा किए तो कहोगे कि लगता है कि 100 रुपया के कॉपी खरीद लिए थे, 200 रुपया के क्या कहते हैं होटल में पार्टी कर लिए थे, 50 रुपया भाड़ा में, तो कहेंगे लगता है का मतलब क्या होता है, कोई उसका क्या कहते हैं, लिखतंत्र के आगे बकतंत्र के वैल्यू है, लिखित रूप में होना चाहिए। आपने किया तो कहाँ किया, उसका रसीद कहाँ है, आपने कब किया, कितने तारीख को किया, क्योंकि अगला व्यक्ति के पास भी प्रमाण रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बोला गया है क्या कि हर चीज़ को अगर एक सजा के, जैसे कि एक व्यक्ति दिन भर जो काम करता है, तो बच्चा वो क्या करता है, डेली रूटीन लिखता है, डायरी मेंटेन करता है, वो भी एक तरह का अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग क्या है, किसी भी अंक को, किसी भी क्या कहते हैं हिसाब किताब को सजा के लिखने की एक कला है। अब वो सजाया जाए कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि आप जो भी खाते में करते हैं, यानी दिन भर आपको, जैसे कि हमने 500 रुपया आपको दिया, आपके पिताजी ने 500 रुपया दिया, और 500 रुपया का आपने खर्च किया, तो 2 रुपया का खर्च कीजिए, चाहे 2 पैसा का खर्च कीजिए, चाहे 200 रुपया का खर्च कीजिए, उसको आप एक क्या कहते हैं, तारीख डेट के साथ आप लिखेंगे। ये हो गया पहला चीज़, रिकॉर्डिंग करना, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना, यानी रिकॉर्ड को क्या करना, स्टोर करना। दूसरा चीज़, और इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की भाषा में, टैली की भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री। क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री। आगे चल के पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, उसको क्या कहेंगे, जर्नल एंट्री, और हिंदी में उसी को कहते हैं रोजनामचा। जो आप रोजाना करते हैं उसका लिखित रूप जो तैयार करते हैं, उसी को हम लोग जर्नल एंट्री या रोजनामचा कहते हैं। कोई दिक्कत। अब बोला गया है क्या, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि आप क्लासिफाई करते हैं कि आपको जो 500 रुपया मिला था, तो उसको आपने खर्च किया, या तो कुछ पढ़ाई की चीज़ों में खर्च किया, या तो कुछ पैसा आपने भाड़े में खर्च किया, और कुछ पैसा क्या किया कि आप खाने पीने में खर्च कर दिए। 500 रुपया मिला था तो उसको कुछ पढ़ाई में खर्च कर दिए, कुछ खाने पीने में खर्च कर दिए, और कुछ क्या कहते हैं, दोस्त यार के साथ सिगरेट पी के ख़त्म कर दिए। तो उसका कैसे हिसाब दीजिएगा। एक हुआ पढ़ाई वाला खर्चा, तो एकदम लिखिएगा कि एकदम बाबूजी से हिसाब करके ले लेना है, ये तो एकदम पक्का देंगे, ठीक है। पॉकेट खर्चा वाला हिसाब, जैसे कि होटल में खाने पीने का खर्चा है, तो उसको क्या कीजिएगा, आप एक अलग से खाता तैयार कर लीजिएगा, और खाता तैयार करके उसमें लिखिएगा कि क्या कहते हैं, होटल में गए फलना तारीख को इतना खाए, फलना तारीख है, उसका एक अलग खाता तैयार कर लीजिएगा। एक हुआ पढ़ाई लिखाई वाला खाता तैयार कर लिए, एक क्या कहते हैं पॉकेट खर्च में, मतलब कि होटल बिल कर दिए, और दूसरा क्या कहते हैं सिगरेट पीने का खाता तैयार कीजिएगा बाबूजी के सामने, नहीं तो उसको कोची में डालिएगा, मिसलिनियस खर्च।
बाबूजी केकरा कोचिंग में खर्चा किया रे, तो कहो कि बाबूजी सिगरेट पिए थे, अगला बार मिलेगा 500, नहीं तो उसको मिसलिनियस खर्च, तो मिसलिनियस खर्च के लिए एक और खाता भाई तैयार कर लीजिएगा। यानी कि एक छोटे से 500 रुपया के लिए भी आपने पढ़ाई लिखाई के लिए, होटल बिल के लिए, गाड़ी भाड़ा के लिए और क्या कहते हैं मिसलिनियस खर्च के लिए भी अलग से कर लिया। तो 4 तरह का खाता तैयार करते हैं। तो टैलीज के अंदर, अकाउंट्स के अंदर अलग अलग खाता वही जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो ऐसे तो बहुत सारा लेजर होता है, लेकिन उन सबको एक कैटेगरी में किया जाए तो टोटल 24 प्रकार का लेजर होता है। ठीक है, मुख्य रूप से मेन 24 प्रकार का लेजर होता है। बाकी तो आप जब टैली में जाइएगा तो कई प्रकार से लेजर अपने इच्छा के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को करिएगा, जैसे कुछ लेजर का नाम बता दिए, जैसे रिसिप्ट है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, कैपिटल है, सब क्या है? लेजर का नाम है। आप ज़रूरत के हिसाब से अपना लेजर भी बना सकते हैं। तो अलग अलग जो खाता बही तैयार, तो लेजर को हिंदी में ही क्या कहते हैं? खाता बही। जाते होगे तो स्कूल वगैरह में पैसा जमा करते होगे तो क्या कहते हैं? स्टूडेंट का फीस है तो उसके लिए कौन साल का, तो उसका अलग खाता निकलता है। 1 क्लास का अलग, 2 क्लास का अलग, 3 क्लास, सबका अलग अलग रजिस्टर मेंटेन रहता है। तो उस अलग अलग जो रजिस्टर मेंटेन रहता है महीना वाइज, साल वाइज, डेट वाइज, तो उसको ही क्या कहते हैं? खाता बही। और उसी को कंप्यूटर्स में की दुनिया में, टैली की दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में क्या कहते हैं? लेजर। कोई दिक्कत? तीसरा टर्म क्या होता है? समराइजिंग करना। समराइजिंग करना इन सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग करना कि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं और आपने फीस जमा किया है तो आप जाएंगे कि भाई हमको और फीस जमा करना है, या कितना फीस है बताइए, तो क्या किया जाएगा? आप तो वहाँ पर आपको फीस, आप जाइएगा, आपका बिल बता देगा। सामने वाला क्या पूछता है कि बच्चा आपका कौन से क्लास में पढ़ता है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है, और आपको अब तक का बिल चाहिए कि 6 महीना पहले का बिल चाहिए। तो आप जैसे ही बोलते हैं कि ना बच्चा हमारा 6 क्लास में पढ़ता है, उसका रोल नंबर 304 है या 203 है या 2 है, कुछ भी बताए, तो जैसे ही बोलता है तो मान लेते हैं 304 है, तो एक खाता बही में 1 से लेकर 100 तक का रोल नंबर होगा, दूसरे में 100 से 200 तक का होगा। तो आपका अगर 203 है तो 1 से 100 वाला खाता बही मंगवाएगा? नहीं बोलेगा, कुछ सीधे बोलेगा चपरासी को 200 से 300 वाला खाता बही ला के आओ जी, लेजर लेके आओ। वो लेजर लेके आएगा, उसके बाद उसका हिसाब दिखा देगा, बोलेगा रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, रोल नंबर कितना है तो मान लेते हैं होता है ना कि 403, 402, इस तरह से बड़े बड़े क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह में रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जैसे कि आप लोग कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कोड छिपा हुआ रहता है। कोड के हिसाब के 2016 का है कि 2017 का, रजिस्ट्रेशन नंबर देख के टीचर बता देगा कि कौन से साल का ये क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है। 2022 का है कि 2023 का है कि 2024 का है, जैसे कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन 20, 21 इस तरह करके रहता है ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कोड छिपा, उस कोड को देख के पता चल जाता है कि किस साल का ये रजिस्ट्रेशन है। उस कोड के आधार पर कम से कम समय में क्या किया जाता है, आपके डाटा को क्या करेगा? क्यूरी कर लेगा, निकाल लेगा रिकॉर्ड से। ठीक है, तो वो जो सही ढंग से सजा के लिखा हुआ रहता है तो आसान से निकाल लिया जाता है। कुछ इस तरह से समझ लो कि एक बनौटी का दुकान है और कितना सारा सामान बनौटी दुकान में मिलता है। अब दुकानदार के दिमाग में कहता है कि लाना है जी, क्या कहते हैं, गंधक दीजिए 10 रुपया के, तो उसको पता है कि गंधक कहाँ पे रखा है, किस काउंटर पे रखा हुआ है, किस कॉर्नर पे रखा हुआ है। कोई अगर कोई मांग लिया, क्या कहते हैं, कोई मान लेते हैं कि एगो आता है दालचीनी, दालचीनी मतलब खाने वाला दालचीनी नहीं, एगो आता है गरम मसाला में मिलता है, तो एक तरह का क्या कहते हैं होम्योपैथिक आयुर्वेद है, तो रोज़ नहीं बिकता है, तो उसको पता है कहीं किस काउंटर पे रखा हुआ है। तो ये सब क्या होता है दिमाग में, क्या अब उसको सजा के नहीं रखेगा, जो जैसे आया बिगले गया। तो दुकानदार से ग्राहक अगर सामान खरीदने आएगा तो कभी बेच पाएगा वो? या कोई अगर कस्टमर अगर आ जाए, कोई अगर स्कूल की बात किया जाए, जैसे तैसे क्या कहते हैं बिल रसीद रखा रहे, तुम हमको पेमेंट दो, उसका कोई याद नहीं है, लिख ले रख दिए, लिख के फेंक दिया। तुम आके अपना रसीद मांगोगे, बिल मांगोगे, तब तो खोजते ही दिन भर लग जाएगा। एक बार कैंडिडेट में 1 घंटा लगेगा, अगर 10 गो आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो हम उसको हिसाब देंगे कि हम अपने हिसाब में उलझ जाएंगे। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि उसको क्लासीफाइड ढंग से समराइज करके रख देने से, समराइज करके लिखने से क्या होता है कि आपका जो क्या कहते हैं डिटेल है, कम से कम समय में आसानी से निकल जाता है और सामने वाले को आप बता सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग का तो डेटा को समराइज करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये सारी चीज़ें जो किया जाता है एक वेल मैनर से, सिग्निफिकेंट मैनर से, तो उसी को एक क्या कहते हैं कला। तो कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं, बोला गया है क्या अब उसमें आर्ट के अंदर क्या क्या आप क्या कहते हैं
स्टोर करके रखते हैं तो पैसे का हिसाब किताब रख सकते हैं। पैसा मतलब कि कितना पैसा आपने दिया, कितना पैसा लिया, कितना पैसा का सामान खरीदा, कितना पैसा का सामान बेचा, कितना पैसा किसको उधार दिया, उसका हिसाब किताब रहेगा यहाँ पे। दूसरा होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को अगर सिंपल सा भाषा में कहो तो लेन देन, कि दिन भर में एक अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, एक मूर्ख बिजनेसमैन क्या करता है, दिन भर में 5,000 के सामान बेचा तो उसको लगता है कि आज 5,000 कमा लिए। तो क्या उसने 5,000 कमाया? 5,000 का सामान बेचा, उसका मान लेते हैं कि 5% निकाला, जो आया मान लेते हैं 500 रुपया या 2500 रुपया या क्या कहते हैं 50 रुपया, वो उसको प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया का सामान बेचा और उसमें क्या कहते हैं उसको 2% का प्रॉफिट है, तो 100 रुपया वो बेचा तो 100 रुपया तो कमाई नहीं ना हुआ, 2 रुपया का कमाई हुआ, क्योंकि उसको 2% ही प्रॉफिट के रूप में आ रहा है। और उस 2 रुपया में अच्छा बिजनेसमैन होता है उसका 50 पैसा ही खर्च करता है, बाकी तो 1.5 रुपया क्या करता है, 50 पैसा क्या करता है, वह क्या होता है रख देता है घर के सेविंग के लिए, और 1 रुपया उस बिजनेस के सेविंग के लिए रख देता है कि कभी ऐसा भी तो कोई दिन आएगा कि जिस दिन क्या कहते हैं सामान नहीं बिकेगा। पूस का महीना है और पूस के महीना में रोज रोज सामान बिकता है? नहीं बिकता है। तो उस पूस के महीने में क्या होगा दिक्कत? उस पूस के महीने में दिक्कत क्या होगा कि सामान बिक ही नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन क्या ये पापी पेट रुकेगा? तो उसके वो वहाँ पर जमा पैसा को हम लोग खर्च के रूप में कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कितना का आपने दिन भर में ट्रांजैक्शन किया, सामान बेचा है, उसका हिसाब किताब, कितना सामान बेचे हैं, कितना उसमें उधारी लगा है, कितना पैसा कैश में आया है, कितना पैसा कल तक वो देने के लिए कहा, उस पूरा डिटेल जो लिख देते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो है तो छोटा सा डिफिनीशन है, तो हमारा ये छोटा सा डिफिनीशन, लेकिन उस छोटे से डिफिनीशन में बहुत सारी बातें हैं, तो एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे, है ना। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर क्या क्या बताया गया, ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इवेंट के बारे में बोला गया है क्या कि इवेंट का मतलब क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है कि आप जो पैसा का लेन देन किए हैं, जो एंट्री किए हैं, उसको इवेंट के रूप में लिखे। इवेंट के रूप में मतलब कि उसको क्लासिफाइड ढंग से लिखे और डेट तारीख के साथ, नाम के साथ, किसको दिए हैं, कितना बेचे हैं, कितना रुपया में बेचे हैं, के बजे बेचे हैं, कितना तारीख को बेचे हैं, किस सप्ताह में बेचे हैं, किस महीने में बेचे हैं, और उससे कितना का उसका पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्ट करके निकाल के रखेंगे, जिससे कि लिखते समय डाटा आते जाएगा, उसका डिटेल करते जाएंगे तो बाद में उसको करने में मुश्किल नहीं होगा। तो एक इवेंट के रूप में लिखना। उसके बाद बोला गया इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बोला गया इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट कहने का मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं बिजनेस की भाषा में, अगर कोई पूछे कि क्या कहते हैं मोहन ने 500 रुपया का सामान बेचा, मोहन ने 500 रुपया का सामान बेचा, तो उसके अंदर 2 टर्म यूज किया जाता है, क्रेडिट या डेबिट। या चलो ये तो नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी समझ सकते हो कि सूरज ने क्या किया, तो अपने खाते में 200 रुपया जमा किया, 200 रुपया जमा किया, तो आपके खाते में क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ? निकलता है तो क्रेडिट होता है कि जमा होता है तो डेबिट होता है? तो आपके अकाउंट्स में जब जमा किया तो वो आपके अकाउंट्स में क्या कहते हैं, क्रेडिट के रूप में आ गया, कि आपको उतना रुपया क्रेडिट के रूप में आ गया। जब आप निकालेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सुने होंगे, डेबिट कार्ड को क्या होता है, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी एटीएम की तरह ही होता है, लेकिन उससे लोन वगैरह का काम होता है। तो जब आपने जमा किया था आपका उतना का क्रेडिट बन गया। आप मान लेते हैं आपके अकाउंट में 500 रुपया क्रेडिट है, या 5,000 क्रेडिट है, या 5 करोड़ क्रेडिट है, तो आप 5 करोड़ अकाउंट से निकाल सकते हैं। और क्या कहते हैं, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्रेडिट डेबिट कहाँ जाता है, किसमें जाता है, किसमें देता है, किसमें लेता है, इसका हिसाब किताब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक इवेंट के रूप में लिखी जाती है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमने इस अकाउंटिंग डिफिनेशन को एकदम तोड़ तोड़ के लाइन बाय लाइन बताया, इससे डिटेल नहीं हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कुछ नहीं याद है तो अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग एक प्रकार का कला है जिसमें किसी भी डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की भाषा में सजा के क्लासिफाइड ढंग से समराइज करके लिखते हैं। इस लिखने की कला को ही क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन
इज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक्सचेंज फ्रॉम वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन। व्यापारिक लेन देन, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन है। हर व्यक्ति, जब तो ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ दुकान है, कंपनी है, वही बिजनेस करता है, बाकी कोई बिजनेस नहीं करता, हर व्यक्ति करता है। आजकल क्या कहते हैं, घर में मम्मी लोग भी बिजनेस करती है, 500 रुपया के सूद लगा देगी, लगाती ना जी। कभी कोई कोई तो मम्मी तेज इतना होती है कि तोरा यहीं से पैसा ले ली कि लावन एक आध दिन 2-4-10 दिन लगी और तुमको दे दी, और घरे से अपने पति से कुछ कुछ करके ठग ली पैसवा, और वही पैसवा को क्या कहते हैं 2 रुपये 4 रुपये सूद लगा दी। तो क्या हुआ, बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, व्यापारिक लेन देन कि किसी से हमने लिया। कुछ इस तरह से समझ लो कि बैंक क्या करता है, बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं पैसा, तो जमा कर रहे हैं तो हमको मान लेते हैं 3 रुपया सूद दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, कितना देता है वो बैंक का अपना अपना पॉलिसी है, तो 3 रुपया सूद दे रहा है। लेकिन वो पैसा क्या कहते हैं, जमा करके कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उससे क्या रुपया ले रहा है, 13 रुपया ले रहा है। आपको 3 रुपया दे रहा है, लेकिन अगला आदमी को 13 रुपया ले रहा है अगला आदमी से, तो 10 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है। तो 10 रुपया में 5 रुपया वर्कर को दे दिया, अब 5 रुपया कंपनी को फायदा। यही तो बिजनेस है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहीं से लिया और कहीं पे दे दिया। एक सब्जी वाला क्या करता है, खेत से देखो 2 रुपये केजी, अभी 2 रुपये 1 रुपये या मगनी में चल जाओ, खाए वाला अगर चल जाएगा फूल गोभी दे दो तो दे देगा। लेकिन बिजनेस की बात तो 2 रुपये उसने क्या कहते हैं फूल गोभी लाया, कितना भी कम, तो मार्केट में 10 रुपये 8 रुपये बिक रहा है, तो 2 का चौगुना बिक रहा है ना। तो वही फूल गोभी 2 रुपये और वही बाजार में आ गया तो 8 रुपये, 4 गुना बढ़ गया ना। ये क्या होता है, तो उसने आपने 2 रुपया लगाया, उसने 8 रुपया पाया। भले वो 8 रुपया पाने के दौरान उसमें 4 रुपया और खर्च भी है, लेकिन फिर भी वो 2 रुपया लगा के क्या कहते हैं 2 रुपया पा लिया। तो इससे अच्छा बिजनेस कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब व्यापारिक लेन देन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे, एक जगह से खरीदो और दूसरे जगह पे बेचो, एक थोक लाओ और खुदरा में रिटेलर में क्या तुम बेचो। तो इससे क्या हो रहा है, व्यापारिक लेन देन हो रहा है। पैसे का भी कह सकते हैं, कोई पैसा भी लेन देन करता है, कोई क्या कहते हैं वस्तुओं का भी लेन देन करता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है। कोई दिक्कत। इसका अगला टर्म आता है परचेज एंड सेल। नाम से ही पता चल रहा, परचेज मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना। तो अकाउंट्स के अंदर ये बड़ा ही बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हमने बताया तो कहीं से लिए कहीं पे बेचे, तो खरीदे तो परचेज और बेचे तो सेल। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, यही तो करता है, लिया 2 रुपया में 4 रुपया में बेच दिया। अब यहां पर आते हैं परचेज, तो बोला गया ए परचेज मीन्स गुड्स परचेज्ड बाय द ए बिजनेसमैन फ्रॉम अ सप्लायर। अब देखो गुड्स को अकाउंट्स में क्या कहते हैं, अकाउंट्स में सामान को, वस्तु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु को बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं माल। अब इन्हें कहीं कहा कि माल, तो कहा कि रे माल कैसे है, तो कहा कि दे तराक। तो गुड्स को वहां पर क्या बोला जाता है, माल बोला जाता है, और हिंदी में माल कहते हैं और इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है क्या कि जो सप्लायर होता है, जो थोक में सामान बेचता है, चाहे वो किसान हो या बड़ा कंपनी हो, बेचता है, और जो खरीदता है, तो जो हम खरीद रहे हैं, चाहे आप एक ग्राहक है, आपने सामान खरीदा, तो वो जो जहां से आपने खरीदा है, तो दुकानदार क्या हुआ, परचेज करने वाला, क्या कहे, सप्लायर हो गया। और आप जो खरीद रहे हैं वो क्या कहते हैं, बायर हो गए। कस्टमर हो सकते हैं, बायर कर सकते हैं। सिंपल बायर 2 प्रकार का, एक कस्टमर के रूप में होता है जो वस्तु का उपभोग करता है, और एक होता है क्या कहते हैं बायर, जो वस्तु को खरीदा, 2 रुपया में खरीदा, 3 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो 2 तरह का बायर हो सकता है। तो हम लोग दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, बिजनेस वालों के भी बारे में पढ़ना है, कस्टमर के भी बारे में पढ़ना है। बस अभी समझना, परचेज का मतलब कि आप सप्लायर से वस्तु को खरीदते हैं। वस्तु मतलब गुड्स, बात समझ में आया। बार बार उसको हिंदी में बोलना ठीक बात नहीं है, नहीं तो कहीं फोन पर कोई घुस के मार देगा हमको, है ना जी। अब आता है सेल। तो सेल तो हम लोग जान ही रहे हैं, आजकल क्या कहते हैं माई बाप के, तुम सब रॉयल्टी को खूब सेल कर रहे हो, फलना के बेटा ही वह, अब मार के गर्दा उड़ा ले पैसा, बाबूजी के पैसा खूब उड़ा रहे हो, सेल कर रहे हो। रॉयल्टी भी सेल होता है, बाबूजी के नाम पर ले लिए उधार, ठीक है, क्या कहते हैं उनके के नाम पर ही पापा दे देथुन, पापा के पता नहीं है कि पापा कहलाथुन है, अब पापा आए ताकि हम कब कहे हैं, ताकि तोरे नाम पर तो ले गया है।
तो सेल का मतलब होता है कि वस्तु को बेचना, ठीक है। एक पियक्कर क्या करता है, घरे उसको पैसा ना मिलेगा तो घरे के टीवी बाजा बेच देगा, बेच के खा पी के हचा देगा, ठीक है। वो खास करके जो बीएस पीता है, ब्राउन शुगर पीता है, ड्रग्स पीता है, उसका तो भाई कोई माई बाप है नहीं है। वो तो क्या करेगा, इंसान रहे तो वो क्या कहते हैं, माइयो बाप को बेच देवे, वो पिए के चक्कर में उसको कुछ भी नहीं होता। तो सेल का मतलब कि जो आप वस्तु को क्या करते हैं पैसे के लिए या किसी सामान के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सेल होता है तो वस्तु को सेल करते हैं तो उसके बदले में पैसा ही आता है। पैसा वाला सिस्टम सुने हो, पहले के जमाना में नदी किनारे किनारे आता था एगो अथी करे वाला, अथी करे वाला शकरकंद बेचे आता था। 2 किलो दे दो, क्या कहते हैं उसको, गेहूं दे दोगे, चावल दे दोगे, तो उसके बदले में 3 किलो 4 किलो क्या कहते हैं शकरकंद बेचता था। पापा से पूछना, नहीं पापा पहले नदी किनारे किनारे शकरकंद बेचे आवल गंगा किनारे वाला आदमी सब, तो कहा कि हाँ बेचता था। वो क्या होता था, नाव पर लेता रहता था ढेर शकरकंद, आया था जैसे ही गाँव में लगाता था सब घरे से कोई प्याज तो कोई क्या कहते हैं गेहूँ तो कोई चावल ढेर महीने लेके जाता था। जितना किलो चावल ले गया और उसके हिसाब से मान लेते हैं तय रहता था कि 4 किलो चावल दोगे तो 5 किलो शकरकंद देंगे। और लोग खरीद के ले आता था घरे, क्या कहते हैं आग में पका के चाहे पानी में उसन के उसको खूब खाता था, मीठा मीठा लगता था, ठीक है। और आग में पका के खाओ तो और मीठा लगता था, ठीक है। तो कभी कभी पैसे सामान के बदले पैसा भी मिलता था, अभी भी मिलता है। अब तो ज़्यादातर यही होता है, सामान बेचो और पैसा लो। लेकिन पैसा वाला भी सिस्टम होता है। मम्मी लोग पैसा नहीं करते, घरे आटा खत्म हो गया तो बगल से गए कि लावा है आटा लिए तो अपने लेवे गई तो पूरा चाँप चाँप के लिए आ देवे घरी फुलका फुलका के दे दी, तो 100 ग्राम कम दी तो फायदा हुआ ना जी। दिए 900 लिए, क्या कहते हैं 1 केजी, या दिए उसको 9 साढ़े 900, तो 50 ग्राम के प्रॉफिट हुआ ना। और कहीं देने वाला देख लिया कि वही बार बार ऐसी करो, अगली बार से ना नहाइए ना हवा, ठीक है। तो जो भी रहे, तो वस्तुओं को बेचना मतलब कि क्या कहते हैं सेल करना, और खरीदना मतलब कि परचेज करना, ठीक है। अब आता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फुल और ए पार्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय द बिजनेसमैन टू हिज सप्लायर। अब मान लेते हैं कि आपसे हम सामान खरीदे, परचेज किया और सामान खराब निकल गया, गए दुकानदार से सूटर खरीदे, बड़ा मियाज से एकदम बड़ा वीआईपी सूटर है, और जैसे ही पहने तो एजे पर छेद है, दिमाग गरम, ठग लेलक दुकानदारवा। जबकि दुकानदार भी ठगा गया, क्योंकि वो तो उसका कंपनी नहीं है, उसने भी तो कहीं से लाया, उसने भी तो प्रत्येक माल को 5000 प्रोडक्ट ला रहा है, तो सबको खोल खोल के देखना संभव है नहीं है। अब तुम आ जाएगा कि लो अपन सामान, ठग ले महाराज ने तो ऐसे तो कर दिला है। वो कहेगा तो ठंड रखिए, तुम कहोगे कि हमारा दूसरा दे दीजिए, तो वो दुकानदार बेचारा दूसरा देता। अगर मान लेते हैं कभी कदल ऐसा होता है कि वो क्वालिटी वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो तुम कहते हो कि लाइए हमारा पैसा दीजिए, तो मैक्सिमम दुकानदार जो अच्छा बिजनेसमैन होगा बउआ तुमको पैसा नहीं देगा। एक बार पैसा उसके पास आ गया तो पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो एक अकाउंट मेंटेन करता है। आपको अगर कैश दे देगा ना तो उसका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करेगा, वो बैक ड्यूज में डेप्ट में डाल देगा, और डालने के बाद क्या होता है रिटर्निंग में करता है। जैसे कैसे फ्लिपकार्ट से सामान करते तो कैंसिल करते हैं, तो होता है ना, जाते हो सामान तुरंत लेके तुरंत हो, जब फाड़ते हो बढ़िया नहीं लगता था कहते ले जाओ, क्या वो लेता है? नहीं लेता है। वो फ्लिपकार्ट अकाउंट मेंटेन करते, कहता है कि आप कैंसिल वाला में डालिए, रिटर्न वाला में डालिए, डिफेक्ट वाला में डालिए, अब फिर हम आएंगे लेंगे, अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग मेंटेन होता है। तो वही बोला गया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का अपना अपना कंपनी का अपना अपना पॉलिसी होता है कि भाई रिटर्न कीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, या बिका हुआ माल पर 10% का टैक्स लगेगा, क्योंकि आपको हम बेचे तो हम तो टैक्स दे दिए, लेकिन आप रिटर्न कीजिएगा तो क्या हमको टैक्स कंपनी दे देगा? नहीं देगा। तो उस केस में क्या होता है, आपको वो टैक्स काट के देगा कि हमको टैक्स है, तो आप सामान दे रहे हैं, आपको कैश चाहिए। मान लेते हैं कि 100 रुपया का सामान बेचे, 10 रुपया का हमको टैक्स लग गया, तो 10 रुपया का टैक्स तो हम तो सरकार के दे दिए। अब तुम रिटर्न करो, तुम कहो कि हमारे 100 रुपया दो, तो 100 रुपया कहाँ से दें? हम तो 10 रुपया उसको दे दिए हैं, तो हम तुमको कितना देंगे? 90 रुपया ही देंगे। इसके लिए तुम खुश रहो चाहे नाराज रहो, लेकिन हम देंगे नहीं। चाहे तुम भर रास्ता गरियाते जाओ कि तुम्हारा दुकानदारवा ठग लिया, लेकिन दुकानदारवा के पास पैसा नहीं है। कभी कभी एक क्लासेस में तुम लोग का चर्चा आया था, एक बच्चा नहीं बोला था कि पैसा हमारा रिटर्न कर दीजिए सर, क्योंकि इतना का पढ़े हैं नहीं, तुम्ही लोग के बैच में कोई बच्चा था कि इतना का पढ़े, हमारा इतना के हिसाब करके हो गया। हम कहें कि बउआ हमारा भी रिटर्न के पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मेरा टैक्स जा चुका है, हमने दे दिया है,
पहले वाला बात नहीं था कि क्या कहते हैं एजुकेशन टैक्स फ्री था, आज एजुकेशन भारत में टैक्स लगता है उस पर, ठीक है। तो उसमें कोई उपाय नहीं है, हम काट के ही देंगे, जो पढ़ाएं वही देंगे, करके तुमको 400 बचेगा वो कहो तो ले लो, नहीं तो रिटर्निंग पैसा नहीं होगा। तो कि ऐसे इतना के कर लें कि ऐसे हिसाब नहीं होता, हम भी तो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और उस पॉलिसी के हिसाब से चलना होता है। सर्टिफिकेट हमारे बाबूजी का खेती नहीं है कि जैसे कि वैसे होगा, तो ये सब रिटर्न पॉलिसी होता है। जो अकाउंट होल्डर होगा ये बात को समझेगा, और जो मूर्ख जैसा बात करेगा तो उससे कोई बहस करने से फायदा है। वो तो बच्चा हमको इतना तक दे दिया था धमकी कि जा रहे हैं थाना में, हम कहते जाओ थाना में, चलिए जाओ, हम वो देख लेते हैं थाना के। वो बुरबकवा होगा जो थाना से डरता होगा, गलत में रहोगे तो न डरोगे जी, खा जाएगा। तो बोला गया है परचेज रिटर्न भी होता है जिसको हम लोग रिजेक्शन भी कहते हैं, सामान को लौटाना, और सेल्स रिटर्न भी होता है, यानी कि जो बेचा हुआ सामान भी आप रिटर्न करवा सकते हैं। मन किया कि हम ना बेचेंगे, तुमको बेच दिए, अदर कि ना जी हम नहीं बेचेंगे, तो सेल्स तो आपको हमने पैसा दे दिया था तो हमने किसी से ले लिया था। मान लेते हैं तुमसे हम सामान खरीदे, मान लेते हैं तुम्हारा हमने ज़मीन खरीदा और ज़मीन खरीद लिए, या खरीदने के लिए टोकन मनी तुमको हम 4 लाख रुपया दे दिए, 4 लाख रुपया दे दिया, और उसके बाद आप कहें कि एक आध महीना में लाके आपको हम 10 लाख रुपया और है तो हम दे देंगे, टोकन मनी गिर गया। अब तुम क्या कह, तुमको कोई अगला आदमी दे रहा है, क्या कहते हैं 14 लाख के जगह पे 16 लाख रुपया दे रहा है, कोई रीज़न हो, तुम कहो कि ना भैया हम आपसे बेचेंगे नहीं, तो हम तो 4 लाख कहीं से ले लिए हैं, उसका तो हमको सूद देना पड़ रहा है, हमको तो देना पड़ेगा, तो हम वो पैसा क्या करेंगे, जोड़ के लेंगे, उससे जोड़ के लेंगे, या हम ही कहेंगे कि अब तो ज़मीन नहीं लेंगे, तो सामने वाला पैसा क्या करो, एग्रीमेंट होता है कि क्या कहते हैं 6 महीना तक अगर आप पूरा पैसा नहीं दे चुके तो सारा पैसा आपका खत्म, वो क्या करे खेत वाला रख लेगा। तो वही चीज़ बोला गया सेल्स रिटर्न, तो वो एग्रीमेंट में साइन रहता है कि कितना रिटर्न करना है, पूरा का पूरा कि आधा कि नहीं। वो एग्रीमेंट में 10% की, 20% की, 50% की, 100% वो तय रहेगा, और तय के हिसाब से सेल्स का रिटर्न भी होता है, परचेज का भी रिटर्न होता है, यानी कि बिका हुआ सामान भी वापसी होता है और क्या खरीदा हुआ भी सामान वापस होता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। तो उसके लिए जब बिल दिया जाता है तो बिल पे देख लीजिए क्या कंडीशन है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि सामान हमको लौटाना होगा, या दुकानदार को आप कह दीजिए कि भाई हम हो सकता है आपको रिटर्न कर सकते हैं 2 दिन के अंदर में, उसको कह के आइएगा, तो वो क्या करेगा, आपका एंट्री ही नहीं करेगा, आप जब सेटिस्फाई हो जाइएगा तब जाके वो एंट्री करेगा, क्योंकि एक बार एंट्री हो गया तो फिर रिटर्निंग वाला सिस्टम में आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये नियम होता है, पॉलिसी होता है। किसी बड़े दुकान में जब सामान खरीद जाइए तो फालतू सा बहस नहीं कीजिए, क्योंकि सबका एक अपना पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी को आप एक कस्टमर के लिए वो नहीं तोड़ सकता है। बात समझ में आया? आगे की ओर चलते हैं। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? धन। क्या होता है? धन। अकाउंट्स में एसेट्स का मतलब क्या होता है? धन। बोला गया है क्या कि एसेट्स आर द थिंग दैट आर प्रॉपर्टी possessed by the businessman not for the sale but for the use in the business। जैसे कि आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है? आपका धन है। आपको घर आज बेचे के मन कर रहा है, खाली दम मने मने सोचू लिए ना कि घर वाला सोची थी बेच देवे के, तो सांझ के 4 गो ग्राहक आ जाएगा कि ला ना 1 बोरा पैसा, भले वो पैसा खाली 10 टके क्यों ना, तुम उधर आ जाओगे कि अरे बाप ढेर पैसा है, पैसा है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ऐसा वस्तु जिसको आप कभी भी बेच के कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो हर वस्तु जिसको कभी भी बेच के क्या कर सकते हैं, कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। जैसे कि आपका क्या कहते हैं? बिल्डिंग, आपका खेत, आपका क्या कहते हैं? घर में रखा हुआ गहना, आपके घर का फर्नीचर, और आजकल तो क्या कहते हैं? बाप के बेटो भी बेच ब्याह कर बुआ जी 10 लाख दे दा, 5 लाख दे दा, वो एगो धने है ना, कहता बेटा धन है ना जी। तो जेकर जे ना बिका, हमने तो बुआ बिक गए, तो हानियों सबके बिके के मौका है, आज न कल धने है। बाबूजी सोच रहे कि अगर बेटवा के नौकरी लग जाएगा तब 20 लाख ना करते 5-6 लाख में क्लियर करिए देवे, लेकिन लेवे मगनी में कोई सोचा है? यहाँ तो जो धन है वही सोचता है कि हम बिकेंगे 10 लाख लेंगे, नहीं सोचता है। सोचे हो कि नहीं तुम लोग कभी? देखो कह रहा है कि हाँ बेटा धन है, वो कहियो बिक जाएगा, यानी वो हर वस्तु जिसको बेच के कभी भी कैश में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं, धन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? तो ऑल द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेसमैन कंसर्न टू द आउटसाइड आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बोला गया है क्या कि जितने भी अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेसमैन,
बिजनेस कंसर्न टू आउटसाइडर आर कॉल्ड लायबिलिटीज। मतलब कि अगर आपको क्या कहते हैं, हम आपको पैसा उधार दिए आपको हमने कुछ पैसा दिया, आउटसाइडर यानी कि जो बिजनेस में काम नहीं करा, जो हमसे जुड़ा हुआ बिजनेस में नहीं है, तो उसकी एक लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ का मतलब आगे चल के इसको लिखवाएंगे भी और डिटेल कि लायबिलिटीज़ का मतलब होता है, सिंपल सा समझो कि जिम्मेवारी, कि आपको हमने दिया है तो आपकी लायबिलिटीज़ पे दिया है, आपकी जिम्मेवारी पे दिया है, आपको उतना चुकाना होगा। बिजनेस में कभी कभी हमने क्या बोला कि 2 रुपया कमाएंगे तो 50 पैसा खर्चा करेंगे, 50 पैसा घर के लिए जमा करेंगे, 1 रुपया कंपनी में ही जमा करके रखेंगे। वो क्या होता है, वो पैसा सेव रहता है कि जब आपदा विपदा आए बिजनेस को तो उसी पैसे से बिजनेस को रन करवाते रहे, बिजनेस को बंद करने की नौबत नहीं आए। तो उस पैसे को अब क्या करेगा कंपनी, रख के क्या करेगा, अचार देगा। उस पैसे को क्या करता है, किसी मान लेते हैं उसमें करने वाले वर्कर को पैसे की ज़रूरत है कि भाई हमारा 5000 की ज़रूरत है, दे दीजिए सर, पेमेंट से काट लीजिएगा। तो कमाएगा तब ना पैसा आएगा, लेकिन अगर कमाया नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। अब वर्कर को सेटिस्फाई करने के लिए वर्कर को भी पैसा देने की आवश्यकता है, तो वो उस जमे पैसे में से उसको दे देता है और उसके लायबिलिटी के आधार पर। अब कोई कमा रहा है 10,000 के महीना, 10 लाख मांग लेगा तो मिल जाएगा। आप मार्केट में जाइएगा, हो सकता है आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन 2-400 के, 1,500, 2,000, 10,000 के ना, 2 लाख के उधार खोज जाइएगा तो बाबूजी के लेके आओ, है ना, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है उसी के आधार पर मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आउटसाइडर को एक बिजनेस से पैसा जो प्राप्त होता है तो उसी को क्या कहते हैं, लायबिलिटी। और वो लायबिलिटीज क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है। जैसे कि एक बैंक में आपका पैसा जमा है तो बैंक का मैनेजर या बैंक वाला आपको कितना का क्रेडिट देता है, 50,000 का कि 1 लाख का कि 2 लाख का, वो आपकी लायबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। किसी को 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, किसी को 2 लाख का, किसी का 2 करोड़ का भी मिलता है, तो वो क्या कहते हैं, उसकी लायबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया। लायबिलिटीज़ का मतलब जिम्मेवारी, योग्यता, इस तरह से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आता है कैपिटल। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द स्टार्टिंग बिजनेस बाय द पर्सन। कोई भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि मोहन ने, सोहन ने, फल्ला ने, चिल्ला ने, कोई भी 1 लाख से, 2 लाख से, 4 लाख से, 5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो जो कैश से बिजनेस शुरू किया जाता है तो किस अकाउंट में चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है। कैश मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब कैश। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, तो बोला गया ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉ या टेकन बैक बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सन प्राइवेट एंड डोमेस्टिक पर्पस। ड्राइंग मे बी मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड एसेट्स बाय एसेट्स ऑफ द बिजनेसमैन। बोला गया है क्या, ड्राइंग क्या होता है कि वह पैसा है जो बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से हमने लिया। तुमसे अब पैसा भी ले सकते हैं, तुम्हारे घर का फर्नीचर भी ले सकते हैं, तुम्हारा ज़मीन भी ले सकते हैं, तुम्हारा घर भी ले सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि और वो एक तरह का उधार होता है जो बाद में उसको चुकाना होता है। तो ड्राइंग वह वस्तु, वह धन, वह पैसा है जो बिजनेस चलाने के लिए एक बिजनेसमैन आउटसाइडर से लेता है। और लायबिलिटीज़ क्या होता है, वह धन होता है जो आउटसाइडर के देता है। एक लेता है और ड्राइंग मतलब लेता है, लायबिलिटीज मतलब देता है। कौन, बिजनेसमैन। ठीक है। अब आता है क्रेडिटर। जो हमने बताया था, क्रेडिटर को ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, और डेबिट का, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। आप लोग घर, आपका जो बैंक का खाता उसमें सीआर डीआर बहुत जगह लिखा हुआ रहता होगा, डबल एंट्री, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट इज द पर्सन दैट होम अकाउंट आर ओन्ड बाय द बिजनेसमैन, यानी कि एक बिजनेसमैन के द्वारा कितना पैसा आपके अकाउंट में है वही होता है क्रेडिट। और डेबिट की आपने उस बिजनेस से कितना पैसा निकाला, कितना जमा किया वो क्रेडिट, और कितना निकाला वो क्या हो गया, डेबिट। कोई दिक्कत। क्रेडिट को सीआर कहेंगे शॉर्ट में और डेबिट को डीआर कहेंगे शॉर्ट में। कोई दिक्कत है ना। अब वही यहाँ पे बोला गया द रिसीव एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या बोला गया, द रिसीव एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डेबिट यानी कि डीआर, द गिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड
क्रेडिटर, यानी क्रेडिट या सीआर, यानी कि जो देते हैं वो क्रेडिटर और जो लेते हैं उसको डेबिटर, यानी कि बैंक से निकाल दिया डेबिट हो गया, जमा कर दिया क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट डेबिट किस में, किस अकाउंट्स में कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक गोल्डन रूल होता है जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन को देख के उसमें दो चीज़ें पढ़नी होगी कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। हमने अकाउंट, एगो रियल अकाउंट, एगो नॉमिनल अकाउंट, 3 तरह का अकाउंट्स होता है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, रियल अकाउंट में कौन आता है, नॉमिनल अकाउंट में कौन आता है, हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। बेसिक्स